तमाम ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे सदारत की ज़िम्मेदारी नहीं देते तो मैं किस चीज़ का मिनिस्टर बनता। तो उसमें वो आईटी मुझको नज़र आती है कि दैट वाज द मोस्ट चार्मिंग फॉर मी। अच्छा जी, मैं आपका मशकूर हूँ मिनिस्टर साहब, आपका और आपके इदारे का, कि जिस अंदाज से आप कोशिश कर सिर्फ प्रेसिडेंसी को नहीं बल्कि सारी गवर्नमेंट को डिजिटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक शौक़ नहीं है बल्कि डिजिटाइजेशन एक ऐसी कैफियत है जो मेरी और आप सब की एफिशिएंसी बहुत बढ़ाती है, 1000 गुना बढ़ाती है। मैं इसको इस तरह से कह रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर आप बहुत सारे लोग मुझ जैसे सीनियर होंगे जो डायल फ़ोन पर भी थे, कितनी मुश्किल से नंबर मिलता था और 10 नंबर मिलाने में कितनी मुश्किल होती थी। अब आप व्हाट्सएप के ज़रिए हज़ारों लोगों को मैसेजेस भेजते हैं, तो उसके अंदर वक्त ज़ाय करने की भी कैफियत एक आई, मगर एफिशिएंसी भी सब लोगों की बढ़ गई। तो इंसान ने जो तरक्की की है वो पहले अगर खरामा चलता था तो अब भागता है, अब उड़ता है और बड़ी तेज़ी से मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इंसान ने बोलना सीखा होगा कभी, कुछ दीवारों पर लिखना सीखा होगा कभी, फिर वो मजमूए किताबों की सूरत अख्तियार करने लगे। 2000 साल से तकरीबन सुकरात और अरस्तु इनके डायलॉग्स लिखे गए, तो वो लिखा जाने लगा, मगर वो कलमी नुस्खे होते थे और उस्ताद जो होता था वो उन कलमी नुस्खों को होल्ड करता था। लिहाजा उस्तादों की इज़्ज़त तारीख़ में और अहमियत बहुत थी। लोग ज़िंदगियाँ वक्फ कर देते थे, कई 10-10, 20-20 साल अपने उस्तादों के कदमों में बैठकर, सिर्फ इसलिए कि वो इल्म का ज़ख़ीरा होता था। फिर पहला बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ी चेंज आ गई कि जनाब वो किताबत से मामला बढ़कर गुटेनबर्ग बाइबल टाइप फेस पर आया, तो किताबें प्रिंट होने लगी। जब किताबें प्रिंट होने लगी तो उसके इर्द गिर्द पूरे इंस्टीट्यूशंस बन गए। स्कूलों की किताबें, यूनिवर्सिटी की किताबें, ब्रिक एंड मॉर्टर इंस्टीट्यूशंस बन गए, लाइब्रेरीज़ बन गई, ज़ख़ीरा बन गया इल्म का, इंसाइक्लोपीडियाज़ बन गए। अच्छा, अब उसके साथ साथ फिर ये एक किस्सा शुरू हुआ कि जी हवा के ज़रिए भी चीज़ें जाएंगी। इसके अंदर हवा के ज़रिए पहला सिग्नल जो इंसान ने एक दूसरे को दिया होगा वो आपने पढ़ा होगा कि वो स्मोक सिग्नल्स ही वो समझते थे कि दूसरा दूर से वो इंटरप्रेट कर लेगा, उसके अलावा उसके जहन में कुछ नहीं था। तो मॉर्स कोड आया और मॉर्स कोड मेरी ज़िंदगी में शिप्स पर इस्तेमाल होता रहा है। यानी मैं समझता हूँ अभी भी आप पुरानी नहीं शिप्स पर जाएं तो वो मॉर्स कोड वाला, उनके पास वो लाइट होती थी जिससे वो सिग्नल दिया करते थे। तो इट वाज एज लेट एज 15-20 ईयर्स अगो कि मॉर्स कोड के ज़रिए शिप्स पर सिग्नल्स दिए जाते थे। फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के टेलीफोन आया, तो मैं ये 1G था जिसको आप आज 4G और 3G की बात करते हैं, और 1G और 2G और 3G और 4G में इतना बड़ा फ़र्क है जिससे आप वाकिफ़ हो गए होंगे। फैक्स भी आया, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और ई आ गया हर चीज़ के अंदर, चाहे वो ई प्रेसिडेंसी हो, ई अवेयरनेस हो, हर चीज़ को तेज़ रफ्तारी के साथ चलाने के लिए। और फिर तेज़ रफ्तारी भी मामूली किस्म की नहीं कि 1 से 100 पर गए, तेज़ रफ्तारी ऐसी कि 1 से लाखों तक आप पहुंच गए। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, या अंदाज़ा कर लेते होंगे तो उसको पकड़ना मुश्किल है कि कितना फ़र्क 1G, 2G, 3G, 4G और 5G के दरमियान है। यानी 4G के अंदर और 5G के अंदर ये है फ़र्क, सिर्फ इतना फ़र्क बता दूं कि कोई चीज़ मिसाल के तौर पर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका या कोई मूवी हाई डेफिनेशन की 15-20 मूवीज़ 4G के अंदर 40-50 मिनट लगेंगे और 5G के अंदर इतना टाइम लगेगा। इतना फास्ट कम्युनिकेशन है। जब इतना फास्ट कम्युनिकेशन, तो किस चीज़ का कम्युनिकेशन है? मैं और आप मूवी से कहीं ज़्यादा इल्म में इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा देखें, एक चीज़ मैं कहता हूँ, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो उसकी बहुत कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि इंसानों का दिमाग अल्लाह ताला ने यकसा बनाया है, चाहे कोई गोरा हो या काला हो, कोई फ़र्क नहीं, सबका दिमाग एक सा है। फ़र्क कहाँ पर आता है? इंफॉर्मेशन बेस का।
अगर मेरी तालीम और इल्म का ज़ख़ीरा महदूद होगा तो मेरा इंफॉर्मेशन बेस महदूद होगा, मेरे फ़ैसले करने की कैफियत महदूद होगी। और सारे मिनिस्टर्स और MNAs यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हर काम के लिए अपना इंफॉर्मेशन बेस बढ़ाते हैं। ये जो डिजिटल पार्लियामेंट है या डिजिटल प्रेसिडेंसी है, ये इस बात को इस काबिल बना रही है कि आपका इंफॉर्मेशन बेस बढ़ता चला जाए। मैं जब MNA बना तो बजट की किताबें इतनी भारी होती थीं कि मैं उनको खुद उठाकर ले आता था। मैंने किसी को, खुद ही अपना मुलाजिम हूँ मैं, तो जब उठाकर ले आता था तो यहाँ मुझे निशान पड़ जाते थे सिर्फ पार्लियामेंट्री लॉजेस तक जाने में, और वो भी बाहर आता था, गाड़ी में बैठता था तो अंदर से बाहर लाने में। अच्छा, उस बजट की किताब से जितना मैं पढ़ता हूँ उसके बावजूद मैं समझता हूँ 5% भी मैंने नहीं पढ़ा होगा, और 95% सिर्फ मैं मजदूरी कर रहा था, उठा कर ले जा रहा था कि पता नहीं क्या मुझे पढ़ना पड़े। एंड व्हाट अ वेस्ट ऑफ पेपर है, एंड द एबिलिटी टू रीच आउट, कि मैं सर्च भी नहीं कर सकता, मुझे पता भी नहीं चलेगा फलाने पेज पर जाऊं, ये करूं, मार्क करूं, सब कुछ। तो जो डिजिटाइजेशन वाली कैफियत है वो ये है कि मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। अच्छा, मैंने अपने आप को डिजिटाइज किया था बहुत पहले, कुछ लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1983 के अंदर मैंने Apple IIe कंप्यूटर ख़रीदा था और अपनी थीसिस मैंने उस पर लिखी थी 1982-83 के अंदर, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था किसी को पैसे देना कि टाइप करो, एक एक पेज के शायद उस वक्त $4 या $5 देने पड़ते थे। तो जब मैं थीसिस लिखी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ लिखा है उसके बाद मुझे वो मैंने खोया नहीं, मेरे पास मौजूद है, और मेरे पास मेरे साथ चलता है वो पतला सा लैपटॉप जिसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। जब पार्टी बनने लगी तो उस ज़माने में मल्टीमीडिया भी नहीं था, तो मैं क्या करता था कि मैंने एक प्रेजेंटेशन करनी थी लाहौर में, पहले 1996 की बात होगी, प्रेजेंटेशन करनी थी। तो मैं वो कैथोड रे टाइप का वो बड़ा सा कंप्यूटर का डिस्प्ले होता था, उस पर मैं कैमरे से तस्वीरें लेता था प्रिंट की, और उसकी स्लाइडें बनाकर मैं प्रेजेंटेशन करता था स्लाइड प्रोजेक्टर से। पुराने ज़माने की, पुराना ज़माना, तो पार्टी की पहली प्रेजेंटेशन मैंने उस पर कराची से अपना स्लाइड प्रोजेक्टर भी लाया, सब कुछ लाया और प्रेजेंटेशन की। तो जब से लेकर आज तक वो प्रेजेंटेशन मेरे पास आज भी कंप्यूटर में मौजूद है, तो लिहाजा आई हैव नॉट लॉस्ट एनी डेटा। ठीक है ना जी। तो मेरी ज़िंदगी भर की जो लिखाई है, एक एक चीज़ उसके अंदर मौजूद है। अब आप आ जाइए कि अब करना क्या है और होना क्या चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि जब मैं प्रेसिडेंसी में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड निज़ाम मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मुझे प्रेसिडेंसी में मिलना चाहिए था, मगर हुआ ये है कि इन चीज़ों की समझ ज़रा देर से आई। मैंने पहला मजमून जो लिखा प्रेसिडेंसी में आकर वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग में पाकिस्तान का मुकाम। मैंने, मेरी पार्टी ने जो काम किया अपनी पार्टी के दौरान, तो बहुत बड़ा एज हासिल किया। और एज कहाँ से मिला? कंप्यूटर से मिला, सॉफ्टवेयर से मिला, अपनी सोच से मिला। और कहाँ कहाँ मिला? शेर अली अरबाब साहब यहाँ बैठे सर हिला रहे हैं, इनको मैंने कहा 2010 के अंदर कि कराची से हम लोगों का आना मुश्किल, पैसा बहुत खर्च होता है, पार्टी की मीटिंग 1 घंटा होती है, 1.5 घंटा होती है, तो हमने इनसे कहा कि भाई हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करनी है। कोई मल्टीनेशनल यहाँ नहीं करती थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हमने एक कमेटी बनाई और शायद 2010 या 2011 के शुरू में हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर दी। कराची बैठकर हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यहाँ शरीक होते थे। इलेक्शन का वक्त आया पार्टी के अंदर, हमने कहा यार 35 लाख वोट हमने बना लिए थे SMS वगैरह के ऊपर, वो कैसे वोट करेंगे? टेलीफोन के ज़रिए हमने 35 लाख लोगों से वोट करवाया। रिमार्केबल। इसी टेक्नोलॉजी है। कोई झगड़े नहीं हुए, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई, कोई ये नहीं हुआ कि जी मारपीट है, कोई बैलेट बॉक्स उठाकर ले गया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। कोई इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ, जो 35 लाख वोट्स के अंदर कोई इलेक्शन कमीशन नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का आपने सहारा लिया। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर आज हमारी मीटिंग थी डिजिटाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, और मैं मुबारकबाद देता हूँ अमीनुल हक साहब को कि हमने ये मामला शुरू किया। जब मैं पार्लियामेंट में पहली मरतबा अपना लैपटॉप लेकर गया
तो मुझे डिप्टी स्पीकर साहब उतर कर आए पोडियम से, किसी और को उन्होंने बिठाया, ही वॉज उस वक्त चेयर कर रहे थे, उतर कर आए, उन्होंने कहा जी लैपटॉप आप पार्लियामेंट के अंदर ला नहीं सकते। मैंने कहा यार सारा काम तो हमारा इसी के ऊपर है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, डिसअलाउड, आप बाहर ले जाएं या आप खुद बाहर चले जाएं, फिर रख कर आएँ। फिर हमने कवानीन बदले, ये 2014 की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2014-15 के लैपटॉप आप ले जा नहीं सकते। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हर डेस्क के ऊपर आपका अपना एक्सेस हो टू द बिल्स, टू योर नोट्स, क्योंकि आप नोट्स बनाकर, ये भी हमारा इशू होता था पार्लियामेंट के अंदर कि जी मैंने अपने बिल पर नोट्स बनाए थे, आपने कहा था कि कल डिस्कस करेंगे, कल आपने नहीं डिस्कस किया, मैं आज लेकर नहीं आया हूँ, तो ये भी बहस लड़ाई चलती थी कि जी अब मैं घर से मंगाऊंगा, तो लिहाजा ऑन योर डेस्कटॉप in the parliament you should be able to vote, you should be able to see the bills, you should be able to see your notes, आप applications मूव करें, सब चीज़ वहाँ पर मौजूद होंगी और ये आपकी एक्सेस और एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। ये ई अवेयरनेस है। ये अगर वेबसाइट आज हमारा लॉन्च हुआ है तो मैं अगेन मशकूर हूँ कि हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का भी और इनके स्टाफ का भी, NITV शबाज साहब, आदिल अंसारी हमारे, इन लोगों ने इसको मेहनत करके इसको लॉन्च किया। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी की बुनियाद बनेगा। यानी ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ एक तरफ किसी का काम देखो, ये इसलिए है कि लोगों को पता चले, लोगों की जो इदारे प्रेसिडेंसी के नीचे हैं, जैसे वफाकी मोहतसिब है, टैक्स मोहतसिब है, इंश्योरेंस मोहतसिब है, हरासमेंट का मोहतसिब है, तो इन सब की कंप्लेंट्स भी आए, लोगों को फटाफट उसका सलूशन हो। आपको ताज्जुब होगा कि ये मोहतसिबीन जो हैं ये 60 दिन के अंदर फ़ैसला कर देते हैं, और अपील आती है वो मज़ीद 1 महीना लेगी, मगर अपील का भी फ़ैसला होता है। तो सिस्टम्स अगर हम इम्प्रूव करते जाएं तो लोगों को पता चलता जाए और लोगों के मसाइल हल करते चले जाएं। देखिए जब तादाद कम थी तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था, लोग कहते हैं कि 1 लाख लोग थे और आवाज़ कैसे पहुँचती थी, मुकब्बिर होते थे कि एक बात कही, फिर उसने जहाँ तक आवाज़ गई उसने फिर कही और फिर उसने कही, तो एक मैसेज को 1 लाख लोगों तक पहुंचते पहुंचते 4-5 मिनट तो लगते थे। फिर इस बात का इम्कान था, खैर उस खिताब में तो नहीं हुआ, ऐसे बड़े मजमों के अंदर अगर इस तरह से बात चले तो इस बात का इम्कान है कि अल्फाज बदल जाए। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो टूल है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा अहम टूल है। अब इन्होंने अच्छी बात एक और रख दी कि आई वोटिंग। अच्छा, एक तो PTI ने जब किया था तो हमने 35 लाख लोगों को वोट कराया, तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम। 2011 के अंदर आप तसव्वुर कीजिए कि आदमी अपना ID कार्ड जब पंच करता था टेलीफोन पर, 2G टेलीफोन के ऊपर, तो जब पंच करता था तो उसको आवाज़ आती थी कि जी आप इस काउंसिल में हैं और आपके 10 नुमाइंदे, आपने 4 नुमाइंदे इलेक्ट करने हैं, 15 उम्मीदवार हैं, उनके नाम ये हैं। अगर आपने 4 नंबर को इलेक्ट करना है तो 4 का बटन दबा दीजिए, आपने इसको करना है तो उसका दबा दीजिए। इससे ये वोटिंग होती रही। एक दिन में सब ने वोट कर दिया और एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इजी पैसा को भी हमने 5 रुपये दिए कि जो लोग ये काम कर ना सकें उनको गाइड कर दो, एंड वी मैनेज टू डू इट। अब आई वोटिंग क्या है? आई वोटिंग के अंदर सबसे बड़ा इशू लॉजिस्टिक्स का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लॉजिस्टिक्स का इशू, पहले मशीन बन जाए, फिर हर जगह पहुंच जाए, और सिंपल रखा है वही, जैसे आप ठप्पा लगाते हैं, अब उंगली से आप वोट डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कोई ऐसा लोग परेशान हुए इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग परेशान क्या हुए कि जी इसके अंदर कंप्यूटर है, पता नहीं क्या क्या, ये इलेक्शन के अंदर गड़बड़ हो जाएगा। तो सबको बताया गया कि ना वाईफाई से ताल्लुक़ है इसका, ना किसी चीज़ से ताल्लुक़ है, ये आइसोलेटेड मशीन है जिसको इलेक्ट्रॉनिक हम कह तो रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर काउंटर है कि कितनी मरतबा कौन सा बटन दबा, इसके अंदर प्रिंटर है जो वोट प्रिंट कर देगा छोटा सा, और इसके अंदर बैलेट बॉक्स है जिसके अंदर वोट गिर जाएगा। इन 3 चीज़ों को मशीन कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये दुनिया में कोई कहे कि जी फलानी जगह कामयाब हो गई, फलानी जगह फेल हो गई, सब का मॉडल दूसरा है। हमारा तो बहुत सिंपल सा है, इट्स नॉट अ कंप्यूटर मशीन, इट्स जस्ट अ काउंटिंग मशीन। आप तस्बीह से काउंट करते थे,
क्लिकर आ गया उससे काउंट करते हैं और तरीक़ों से काउंट करते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट। असिस्ट कर रहा है पेपर बैलेट को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन असिस्ट कर रहा है पेपर बैलेट को। इसी तरह से जिस तरह से दुकान के अंदर डाका पड़ता था, आई विटनेसेस तलाश किए जाते थे, पहचानना का वो जनाब परेड लगती थी कि पहचानो ये करो, जब कैमरा आ गया सीसीटीवी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया। आजकल इन सारी चीज़ों में 95% एविडेंस तो सीसीटीवी का होता है, या 99% एविडेंस होता है। आप ये कहें कि नहीं जी इलेक्ट्रॉनिक है हम इसमें नहीं हाथ डालना चाहते, ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बड़ा सिंपल काम है इलेक्ट्रॉनिक। आप टेलीफोन लिए फिरते हैं, उसमें क्या कन्फ्यूजन है? फिर लोग कहते हैं कि जी पहले सी पुरानी, पहले छोटी मशीन सिंपल मशीन बनाओ। यानी आज कोई मुझको ये कहे कि अगर पाकिस्तान टेलीफोन बनाने जा रहा है तो वो रोटरी टेलीफोन से शुरू करे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो मौजूदा करंट नॉलेज है उसी से शुरू करें। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आई वोटिंग के ऊपर कंसल्टेंसीज कर ली, सब कुछ कर लिया, हमें श्योरिटी ये करनी है कि हैक ना हो, हमें श्योरिटी ये करनी है कि सिस्टम कोलैप्स ना करे। 2, हमें श्योरिटी ये करनी है कि हमने ये भी मशवरा दिया है कि एक दिन के बजाय इस वोटिंग को 4-5 दिन के अंदर एक्सटेंड कर लो कि सिस्टम रिकवरी के भी इम्कान हो अगर कुछ हो जाए। तो लिहाजा देखो पाकिस्तान तरक्की करेगा जाइगेंटिक स्टेप्स लेकर, ये नहीं कि क्या मुमकिन नहीं है लिहाजा छोड़ जाओ और डर जाओ। आपने देखा इलॉन मस्क को देखें, आप दुनिया में तरक्की करने वालों को देखें, वो 10 कदम आगे चलते हैं, सोच से आगे चलते हैं। दुनिया ताज्जुब करती है कि इलेक्ट्रॉनिक ये जो ई व्हीकल शुरू हुई और बैटरीज के साथ काम हुआ तो दुनिया मुताज्जिब रहती है कि इन लोगों ने कैसे सोचा कि वो स्पेस में जाएंगे। अच्छा, और पुराना स्पेस और आज का स्पेस देख लिए कि जॉन एफ कैनेडी ने 1961 या 62 में कहा था कि बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड वी विल बी ऑन द मून। अब ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये जायंट्स सिर्फ सोच के एतबार से जायंट्स बनते हैं। तो पाकिस्तान का जो मुकाम है, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ वो सोच में एज का होगा। और 2 मिसालें आपको देकर ये बात मुकम्मल करना चाहता हूँ, क्योंकि यू मस्ट गेट कॉन्फिडेंस। मेरा मुल्क है, मेरी ताकत है, और वो ताकत मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। इस ज़माने के अंदर ब्रिक एंड मॉर्टर की अहमियत कम होती जा रही है और आईटी की अहमियत बढ़ती जा रही है। मगर जब ब्रिक एंड मॉर्टर भी था तब आपने क्या किया, जब 1974 के अंदर इंडिया ने सो कॉल्ड पीसफुल न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोड किया तो 75 के अंदर भुट्टो साहब ने मीटिंग बुलाकर ये कहा कि कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। विदिन 7 ईयर्स आपके मुल्क ने अपने आप को डिफेंड कर लिया एंड डिटेरेंट आपने बना लिया 7 साल के अंदर। इट वॉज नॉट मॉनिटरीली एक्सपेंसिव, इंटेलेक्चुअल काम आपने किया और कर लिया। तो क्रेडिट है यह आपके मुल्क का कि आपने इंटेलेक्चुअल एक बहुत बड़ा काम किया। कोविड का बात आया, नौबत आई अभी, देखिए ना, जहां पर पैसा, हमारे पास तो पैसा ही नहीं था वैक्सीन बनाने का, प्रिवेंशन वॉज द बेस्ट सोर्स। मगर प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो बिसात मैं बिछा रहा हूं वो कंपैशन की बिसात है, वो बिसात है हमदर्दी की बिसात है। वो बिसात क्या थी, वो बिसात ये थी कि लॉकडाउन मैं नहीं करूंगा, वो बिसात ये थी कि गरीब रुल ना जाए, परेशान ना हो जाए, भूखा ना मर जाए। उस बिसात के ऊपर आपने इंटेलेक्चुअल काम किया, आपने कोविड के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन्स के जरिए उसको काबू किया, काफ़ी हद तक आपने काबू किया, ये आपकी कामयाबी। क्यों? ये इंटेलेक्चुअल बैटल थी। और आपका पड़ोसी मुल्क इंटेलेक्चुअल गलत फैसले करने की वजह से वो इंटेलेक्चुअली उसने मार खाई, बहुत बड़ी मार खाई। तो लिहाजा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सारा काम ये आपको इंटेलेक्चुअल एज भी देता है और इस सारे काम की बुनियाद पर आपकी अगली मंजिलें जो हैं वो आप इतनी तेज़ी से तय करेंगे जो ब्रिक एंड मॉर्टर में इम्कान नहीं। और ब्रिक एंड मॉर्टर का मैं आपको आज मिसाल दे दूं कि चाइना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, मगर उसने क्या किया, 1983 में उसने एक ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो उसके लिए ख़त्म, यानी जैसे गडानी में हम करते हैं ना, उसको शिप ब्रेकिंग के लिए तय था, वो ख़रीदा। उसको 8 साल उसको स्टडी किया। उसके बाद एक रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो डिस्कार्ड हो गया था उसको कैसीनो के नाम से ख़रीदा कि हम इसमें कैसीनो बनाएंगे। उसको वो लेकर आए, उसको रीवैम्प कर उसको तैयार कर पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 2007 में
रशियन एयरक्राफ्ट खरीदा इन्होंने 1998 में और 2007 में उसी को लॉन्च किया और अब वो अपना नया बना रहे हैं। इतनी लंबी कहानी है ब्रिक एंड मॉर्टर की। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी जिस दुनिया में अब आ गया है, जिस दुनिया के अंदर ये रेस आईटी की चल रही है, पाकिस्तान ब्रिक एंड मॉर्टर से कहीं ज़्यादा बड़ा एज आईटी में हासिल करेगा। इस बात के साथ मैं मिनिस्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये जो आईटी की तरफ से जो दरवाजे आप खोल रहे हैं, ये दरवाजे खोल रहे हैं, आपको आवाज़ जैसे कोई तेज़ी से चीज़ गुजर रही होती ना, ट्रेन हुश करके गुजर रही है, तो ये हर दरवाजे के अंदर आपको नज़र आएगा कि ट्रेन बड़ी तेज़ी से भाग रही है। और लिहाजा मेरा और आपका फ़र्ज़ ये है कि पाकिस्तानियों को उस ट्रेन के ऊपर जल्दी से सवार करना है, ताकि ये काम जैसे आपने एटॉमिक डिटरेंट 7 साल में बनाया, मैं कहता हूं कि ये आपका कैचअप टाइम जो है ये 4-5 साल के अंदर यू विल बी एबल टू अचीव बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुनहरा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।